नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिवराइन टोपोग्राफी, रिवर कैसे डिपोजिशनल फीचर्स और इरोजनल फीचर्स फॉर्म करती है, कैसे बनाती है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लेशियर्स के इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स और ग्राउंड वाटर के इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स। अब देखते हैं ग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स। अगर किसी जगह की रॉक परमिएबल हो, थिन हो और उसमें बहुत सारे जॉइंट्स और क्रैक्स हो, वो इसलिए कि इसमें पानी अच्छे से परकुलेट हो पाए, मतलब नीचे जा पाए अच्छे से, तो वहां पे बनते हैं ग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स। अब ये परमिएबल का क्या मतलब है? मान लेते हैं ये कोई रॉक है, रॉक। अब इस पे वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर ये रॉक, जो ये वाला रॉक है, ये अगर परमिएबल नहीं हुआ तो इसमें पानी नीचे नहीं जा पाएगा, परकुलेट नहीं हो पाएगा। इसी इसी की बात हो रही है। थिन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ये बहुत थिक अगर हो जाए ये रॉक, कि पानी नीचे तक पहुंच ही ना पाए, जो सरफेस वाटर है वो नीचे तक सीप ही ना कर पाए। तो ये थिन होना चाहिए कि पानी एक सर्टेन डेप्थ पे पहुंच जाए। और इसमें जॉइंट्स होने चाहिए। जॉइंट्स मतलब ये रॉक है तो इसमें बहुत सारे जॉइंट होने चाहिए ऐसे। ये जॉइंट है तो यहाँ से पानी आराम से नीचे जा पाएगी। क्रैक्स होने चाहिए रॉक्स में। ये दो रॉक है तो इसमें क्रैक होना चाहिए कि ये क्रैक से होकर पानी नीचे तक जाए। तो यही बात हो रही है परमिएबल, थिन, जॉइंट्स और ये पर्कुलेशन की। अब ये जो ग्राउंड वाटर से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो मेनली वहां बनते हैं जहां पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि ये डोलोमाइट और ये लाइमस्टोन कैल्शियम में रिच, कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होते हैं। जहां पे ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट नहीं रहेंगे वहां पे ये ग्राउंड वाटर अपनी ये लैंडफॉर्म नहीं बना पाएगा। रीजन क्या है कि ये जब लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्रेजेंट होता है रॉक्स में, तो ये केमिकल रिएक्शन करता है वाटर से ये केमिकल रिएक्शन करते हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट। और यही केमिकल रिएक्शन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ के लैंडफॉर्म बनाने में। और इस इस केमिकल रिएक्शन से जो ग्राउंड वाटर के और ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट के केमिकल रिएक्शन से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हम कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी, ये कार्स्ट टोपोग्राफी है। तो कुछ इस तरीके की लैंडफॉर्म बनाती है ग्राउंड वाटर। अब देखते हैं ग्राउंड वाटर के कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। मतलब ग्राउंड वाटर जब ये सरफेस हो गया और ये इतनी मोटी रॉक हो गई, तो जब सरफेस पे वाटर ऐसे जाता है तो किस किस तरीके की इरोजन के चलते, मतलब मिट्टी जब कटती है यहाँ से कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके कटने से, इरोजन होने से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं? सोलो होल्स। ये सोलो होल्स क्या होते हैं? राउंड शेप्ड होते हैं और बहुत शैलो डिप्रेशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता कुछ। ये अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये राउंड शेप कुछ ऐसे होंगे और बहुत ज्यादा गहरा नहीं होंगे। ये होल्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? इसमें होता है लाइमस्टोन यहाँ पे। अब जब ये वाटर आता है यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन करता है वाटर से वाटर से। लाइमस्टोन केमिकल रिएक्शन करता है। अब केमिकल रिएक्शन करता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन, तो ये पूरा ये घुल के सॉल्यूशन बन के मटेरियल कट जाता है, ये इधर कहीं चला जाता है। तो इसलिए ये डिप्रेशन बन जाता है। इसी को कहते हैं सॉलो होल्स। ये सॉल्यूशन से, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन होती है। सिंक होल क्या होता है? ये भी एक सॉलो होल की तरह ही होती है, लेकिन इसकी ओपनिंग कुछ सर्कुलर होती है, सर्कुलर ऐसे सरफेस पे। लेकिन ये फनल शेप होती है, जैसे फनल होता है ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th और 10th में। तो लैब में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं तो फनल हमें दिए जाते हैं जिसमें हम कोई केमिकल और या फिर कोई और रिएक्टेंट पोर करते हैं इसमें। तो ये कुछ इस तरीके की होती है फनल शेप।
ये होता है सिंक होल। ये भी सॉल्यूशन से ही बन के इधर वाटर और लाइमस्टोन के सॉल्यूशन से बन के ये डिप्रेशन बनी होती है। डोलाइन क्या होता है? जब ये सिंक होल कोलैप्स हो जाए, ये सिंक होल कोलैप्स हो जाए मतलब टूट जाए नीचे की तरफ और इधर इधर टूट जाए, कुछ ऐसा डिप्रेशन बन जाए, तो ये बनता है डोलाइन। जब ये कोलैप्स हो जाता है, ये जो छोटा सा डिप्रेशन है नीचे चला जाता है, कोलैप्स होकर मिट्टी मिट्टी हट जाती है यहाँ की, तो बनता है ये डोलाइन। डोलाइन। वैली सिंक्स या उवाला, ये क्या होता है? जब सिंक होल और डोलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, माने ये ये सिंक, ये कुछ सिंक होल है फनल शेप, और ये डोलाइन है। अब ये ज्वाइन कर लिए ऐसे, मतलब ये आपस में मिल गया, तो एक कुछ इस तरीके का फीचर बन जाता है। ये कुछ इस तरीके का सरफेस पे फीचर बन जाता है। ये थोड़ा गहरा होता है ऐसे, ये फीचर बन जाता है। तो ये एक वैली टाइप की हो जाती है, मतलब ये वाला पार्ट ऊंचा होता है थोड़ा सा, ये भी पार्ट ऊंचा होता है, ये थोड़ा गहरा होता है, और ये एक नाली टाइप की पतली सी भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है। तो ये बनाता है उवाला या वैली सिंक्स। अब कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे लाइमस्टोन और डोलाइन की ऑल्टरनेट बेड होती है। मतलब अगर ये कोई रॉक है, तो यहाँ पे लाइमस्टोन हो गया, यहाँ पे डोलाइन हो गया, या फिर लाइमस्टोन ही हो गया, लाइमस्टोन या डोलाइन लाइमस्टोन, या डोलाइन डोलाइन, कुछ भी हो गया। तो जब अंदर ये वाटर ऐसे जाती है, या सरफेस से भी जाके सिंक होल से होके अगर जाए, सिंक होल से होके जाए या डोलाइन से होके जाए, किसी तरीके से वाटर अगर ये अंदर चला जाए, तो सरफेस के नीचे एक, ये सरफेस है और ये इतनी मोटी रॉक है, तो सरफेस के नीचे एक कुछ केव टाइप की बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो लाइमस्टोन होता है और डोलाइन होता है, ये वाटर से मिलके सॉल्यूशन बना के डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और ये इधर निकल जाता है। तो ये पूरा एरिया ये खाली हो जाता है, मतलब ये होल हो जाता है यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा। तो ये केव बन जाती है, मतलब ये पूरी खाली जगह हो जाती है, यहाँ से मिट्टी या जो भी हो, लाइमस्टोन जो भी रॉक का मटेरियल हो, वो हट जाता है। तो यहाँ पे एक केव बन जाती है। ये केव कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी केव दिखेगी। ये केव अंदर आदमी भी घुस सकता है, इसमें बड़े बड़े केव्स होते हैं ये तो ये है सोलो होल्स। ये सोलो होल्स, यहाँ रॉक रही होगी, ये रॉक है, यहाँ पे वाटर आया, डिसॉल्व किया लाइमस्टोन को, और ये इधर निकल गया लेके, तो एक डिप्रेशन बन गया है, ये डिप्रेशन बन गया है। सिंक होल फिर वही थोड़ा सा और फनल शेप में आ गया है, सर्कुलर ओपनिंग है इसकी, और फनल शेप में आ गया है, वाटर डिसॉल्व करके लेके चला गया लाइमस्टोन, तो ये सिंक होल बन गया। अब ये सिंक होल कोलैप्स हो गया, देखिए ये टूट गया है, ये सिंक होल हो गया है कोलैप्स, तो ये बन गया है डोलाइन। डोलाइन, ये है सिंक होल, ये सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, तो ये इधर से कैसे दिखेगा, इधर से कैसा दिखेगा, ये सेक्शनल दिखा रहा है, सेक्शनल व्यू, ये भी सेक्शनल व्यू है, और ये ऊपर से दिखा रहा है, सरफेस के ऊपर से ये सिंक होल कैसे दिखते हैं, सिंक होल ऐसे दिखते हैं। और ये वैली जो सिंक बता रहा था ना, सिंक वैली, वैली सिंक्स और उवाला, तो ये है, ये सिंक होल और ये डोलाइन जो कोलैप्स हो गई ये मिल जाती हैं, तो ये बनाती है एक उवाला या वैली सिंक्स, ये बनाती है, सरफेस के ऊपर बना है ना ये। और अगर ये इसमें लाइमस्टोन और या डोलोमाइट इसमें अगर बेडेड है, इसमें रॉक में, मतलब ये हॉरिजॉन्टली ऐसे बिछी हुई है या फिर ऐसे भी बिछी हुई है, तो क्या होगा जब पानी ऐसे शीप होगा, अंदर आएगा क्रैक से होके या सिंक होल से होके, किसी तरीके से होके आएगा अगर अंदर, तो क्या करेगा, ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट के साथ डिसॉल्व होके ये डिसॉल्व होके ये इधर निकल जाएगा, ये मटेरियल सॉल्यूशन बनकर निकल जाएगा, और ये केव बन जाती है, केव, यही है केव।
केव, है ना, केव। अब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, और वो हम देखेंगे इसी अगली स्लाइड में, देखेंगे क्या होते हैं। ये है स्टेलेक्टाइट, ये स्टेलेक्टाइट, ये जो यहाँ से वाटर आता है सरफेस से, इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होता है। तो जब ये क्रैक से होके नीचे आता है तो पानी धीरे धीरे टपकता है, ड्रिप होती है वाटर, सीपिंग होती है वाटर की। तो पानी जब टपकता है नीचे, तो बहुत लंबे समय तक जब टपकता रहता है तो ये धीरे धीरे यहाँ पे कुछ मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने लगता है। और लंबे समय तक ये डिपॉजिट होते 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 एक लंबी सी एक सरफेस से होके, ये सरफेस है और ये रूफ है, केव का रूफ है, तो यहाँ से ये लटक जाता है ऐसे। तो इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट है ये, स्टेलेक्टाइट। और इसी के जस्ट नीचे पानी लगातार टपकता रहता है, तो एक सरफेस पे एक और डिपॉजिट होने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये नीचे से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ये ऐसे बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट, ये है स्टेलेग्माइट। तो जो ऊपर से नीचे आता है, मतलब सीलिंग से जो लटकता है, उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और जो ये फ्लोर से होके ऊपर बढ़ता है धीरे धीरे, इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट, इसमें जी है, स्टेलेग्माइट। ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो नीचे से जो ऊपर जाता है उसको स्टेलेग्माइट बोलते हैं, ऊपर से जो नीचे आता है उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अब ये जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट है, ये और अगर लंबे समय तक ये पानी यहाँ टपकता रहा, तो ये नीचे वाला भी बढ़ेगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इस पे भी जमा हो रहा है, और ये ऊपर से नीचे भी ऐसे बढ़ते आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। अब ये स्टेलेक्टाइट और ये स्टेलेग्माइट जब दोनों मिल जाते हैं तो बनाते हैं पिलर, ये बनाते हैं पिलर, इसको कहते हैं पिलर। दोनों फ्यूज हो गए, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, तो बन गया पिलर। तो ये कुछ डिपोजिशनल फीचर्स हैं, आगे हम देखेंगे इसको। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये स्टेलेक्टाइट अभी जो हमने पढ़ा, तो ये रूफ से हैंग करता है, मतलब ये रूफ है, ये सरफेस हो गया रॉक का, और ये केव है, केव है ये, तो ये हो गई केव, केव। तो जो स्टेलेक्टाइट होता है वो रूफ से हैंग कर रहा होता है, ऐसे ऐसे लटका होता है नीचे, नीचे की तरफ। और जो स्टेलेग्माइट होता है जस्ट इसी के नीचे होता है, स्टेलेक्टाइट के जस्ट नीचे। पानी टपक रहा है तो ये लगातार इधर भी आएगा नीचे, तो डिपॉजिट यहाँ भी होने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब डिपॉजिट होने लगता है तो यहाँ पे स्टेलेग्माइट बन जाता है। अब ये दोनों फ्यूज जब हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो बनाते हैं पिलर, ये पिलर बन जाता है ऐसे, पिलर। और ये कास्ट टोपोग्राफी अंदर से बहुत देखने में खूबसूरत भी होती हैं, लोग अंदर जाते भी हैं। तो ये हो गया स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर्स, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, मतलब ये डिपॉजिट होने से बनते हैं। केव का सेक्शन व्यू देख लेते हैं। स्टेलेक्टाइट ये हो गया, स्टेलेग्माइट नीचे से ऊपर जा रहा है, पिलर्स, पिलर हो गया ये, केव इधर से पानी आता होगा ऐसे, ये ड्रिप करके आता होगा ये, और केव का माउथ इधर से पानी कहीं निकल जाता होगा, ये सरफेस तक भी चले जाते हैं, बहुत दूर तक जाने पे सरफेस तक भी निकल जाते हैं। तो ये है ग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स। अब देखते हैं ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स देखते हैं। ये ग्लेशियर्स होते क्या है? मासेस ऑफ आइस मूविंग एज ए शीट ओवर द लैंड और माउंटेन डाउन द स्लोप कॉल्ड ग्लेशियर्स। ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है और ये ग्रेविटी की वजह से मूव करती है। कोई माउंटेन है ये कोई माउंटेन है। ये जरूरी नहीं कि माउंटेन ही हो, ये लैंड भी हो सकता है कोई। जैसे ठंडे प्रदेशों में जब आप 60 डिग्री से
60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर जाएंगे तो ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये माउंटेन है और यहाँ पे ये शीट बिछी है, आइस की एक शीट बिछी है, चादर। ये मूव करती है नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, नीचे की तरफ मूव करती है। जब ये मूव करता है नीचे, तो कुछ नीचे लाके डिपॉजिट करेगा, कुछ डिपॉजिट करेगा और कुछ इरोड करेगा। इरोड करेगा मतलब इधर से कुछ काटेगा, काट के नीचे लाएगा और यहाँ पे कुछ बिछा देगा लाके। तो इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स। अब देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता है? सर्क। सर्क क्या होती है? सर्क होती है डीप, लॉन्ग, वाइड ट्रफ्स और बेसिन्स विद वेरी स्टीप कॉन्केव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स। इसका क्या मतलब है? जो सर्क होती हैं डीप होती हैं, डीप, डीप, लॉन्ग भी होती हैं, डीप भी होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं, वाइड भी होती हैं मतलब चौड़ी भी होती है, लंबी हो गई, गहरी हो गई, चौड़ी हो गई, ट्रफ और बेसिन, ये बेसिन ही है पूरा, ऐसे बेसिन। जो इसकी वॉल होती है या तो कुछ कॉन्केव होगी, कॉन्केव मतलब कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, कॉन्केव, अवतल, कॉन्केव, या बहुत स्टिप भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मतलब तीखी ढलान भी हो सकती है और थोड़ी जेंटल ढलान भी हो सकती है। और ये इधर की तरफ ग्लेशियर जब मूव करता है तो ये मटेरियल यहाँ से काट के लेके आगे निकल गया होता है। जब ये ग्लेशियर जब एक ग्लेशियर यहाँ से रिट्रीट करेगा, मतलब मान लेते हैं गर्मी का मौसम आ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ की जो आइस होगी वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, मेल्ट डाउन हो जाएगी। जब मेल्ट डाउन हो जाएगी तो ग्लेशियर डिसअपियर हो जाएगा और पानी बच जाएगा। यही पानी लेक बनाती है। इसे कहते हैं, जो ये लेक बनती है इसे कहते हैं टॉर्न लेक, इसे कहते हैं टॉर्न लेक। जब पानी बच जाता है, सिर्फ ग्लेशियर पिघल जाता है, तो यहाँ पे बनता है टॉर्न लेक। फिर से जब दोबारा सर्दी आएगी, दोबारा जब टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर से वो ग्लेशियर वहां बन जाएगा, लेकिन फिर से जब ग्लेशियर रिट्रीट करेगा तो फिर से टॉर्न लेक बन जाएगी। तो ये है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सर्क। हॉर्न या सिरेटेड रिज। हॉर्न क्या होता है? जब ग्लेशियर मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, इधर तो लेक बन जाएगी, इधर इधर, लेकिन कुछ मटेरियल यहाँ पे बच जाता है जिसको ग्लेशियर नहीं काट पाता है, क्योंकि यहीं से चला होता है तो नहीं काट पाता। तो ये जो तीनों तरफ से कट जाने के बाद जो मटेरियल बनता है ना, इसे कहते हैं हॉर्न। हॉर्न कुछ ऐसा तीखा एकदम ढलान होता है, तीखी एकदम रॉक होती है हॉर्न। ये बहुत सारे अपने हिमालयाज में भी हैं, जैसे एवरेस्ट की भी पीक हॉर्न है। ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ। ट्रफ दोस्तों एक होता है, ये वेव हुई, ये होती है पीक और ये होती है ट्रफ। ट्रफ, इसको ट्रफ बोलते हैं नीचे वाले को, इसको बोलते हैं पीक, है ना। तो ग्लेशियल वैलीज क्या होती है? ये वैली जब यहाँ से ग्लेशियर मूव कर रहा होगा तो अपने साथ मटेरियल काट के लेके जाएगा, कुछ मटेरियल काट के, या इधर भी मूव कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। मान लेते हैं कि ये ग्लेशियर इधर मूव कर रहा है, तो अपने साथ मटेरियल काट के लेके आएगा। अब यहाँ पे जो मटेरियल काट के लेके आएगा तो यहाँ पे एक वैली बन जाती है, ये वैली, ऐसे वैली, ये गहरी होती है, चौड़ी होती है, ये पूरी जैसे टॉन लेक बनी थी ना, अभी देखा हमने टॉन लेक, तो वो थोड़ी छोटी थी और ये बड़ी है, ये पूरी लंबी होती है, क्योंकि ग्लेशियर इसी से मूव कर रहा होता है नीचे, तो एक वैली बन जाती है पूरी। और ये यू शेप्ड होती है, ये यू की तरह दिख रही है ना, तो ये यू शेप्ड होती है। और स्टिप साइड भी हो सकती है, साइड बहुत ही तीखी ढलान होती है ऐसे,
स्टीप साइड। तो ये होती हैं ग्लेशियल वैलीज। ये हो गया हॉर्न। एरेट होता है, एरेट ये दो तरफ से कट गया ये, तो ये बच जाता है एकदम नुकीला सा, एरेट। हैंगिंग वैली, ये हो गई मेन वैली जो अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाली वैली। तो ये हो गई तो मेन वैली, ये मेन वैली है, ये है ग्लेशियल वैली। इसके अलावा और भी वैलीज होती हैं जो इसमें पानी या मटेरियल लाके इसको देती हैं। तो ये इनको हैंगिंग वैली कहते हैं, जैसे लटक रही है ना ये ऊपर, हैंगिंग वैली कहते हैं इनको, हैंगिंग वैली। ये मेन वैली है, और ये छोटी छोटी और सी वैली ऐसी बनी है। सर्क है ये, सर्क, ये सर्क, यहाँ कहीं टॉर्न लेक बनी है। आउटवॉश प्लेन क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग। टर्मिनल मोरेन्स ये भी देखेंगे, ये डिपोजिशनल फीचर्स है, ये दोनों डिपोजिशनल फीचर्स हैं। अब देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इसमें सबसे पहले आता है मोरेन्स। मोरेन्स क्या होते हैं, ये ग्लेशियर टिल के डिपॉजिट्स होते हैं। ग्लेशियर टिल के डिपॉजिट्स मतलब ये ग्लेशियर है, ये नीचे मूव कर रहा है, तो ये अपने साथ कुछ मटेरियल काट के लेके आएगा नीचे। दोस्तों ये ग्लेशियर जो होते हैं ना, बहुत हैवी इरोजन करते हैं, बहुत हैवी इरोजन करते हैं, और इनका इरोजन इतना पावरफुल होता है कि किसी हिल को अगर लंबे समय तक यहाँ पे ग्लेशियर इरोजन करता रहो तो ये किसी हिल को एकदम फ्लैट बना देंगे। ये फ्लैट बना देंगे, पता नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पे कोई हिल भी थी, ये दिखेगा नहीं, इतना हैवी इरोजन होता है, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है इन पे नीचे की तरफ, तो ये घसीट के नीचे लाती है, और एक लगातार मटेरियल वहाँ का काटते रहते हैं। तो जो मोरेन्स होते हैं ये ग्लेशियल टिल के डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये कुछ मटेरियल काट के लेके आते हैं अपने नीचे। जब लेके आते हैं नीचे तो कुछ मटेरियल क्या होता है कि डिपॉजिट हो जाता है इनके टर्मिनल पे, मतलब एंड में जहाँ पे ग्लेशियर खत्म होता है वहां पे आके डिपॉजिट हो जाता है। कुछ किनारे डिपॉजिट होता है ये मटेरियल, दोनों किनारे, और कुछ बीच में भी हो जाता है। तो जो किनारे मटेरियल डिपॉजिट होता है, ये मटेरियल होता है, इसमें सैंड भी हो सकता है, इसमें सॉइल भी हो सकती है, इसमें छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं। तो ये टिल होता है, ग्लेशियल टिल होता है। तो जो ये साइड में डिपॉजिट हो रहा है इसे कहते हैं लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन, लेटरल, लेटरल मोरेन होता है। और जो बीच में हो जाता है ग्लेशियर, मान लेते हैं कि बाइफरकेट हो गया, बाइफरकेट मतलब दो हिस्सों में टूट गया, अलग अलग हो गया, तो डिपॉजिट यहाँ भी आएगा, ये डिपॉजिट, इनको कहते हैं मीडियल मोरेन, मीडियल मोरेन, बीच में। और जो ग्लेशियल टिल इस ग्लेशियर के एंड में जहां पे ग्लेशियर खत्म हो जाता है टर्मिनल पे डिपॉजिट होता है, वो बनाता है टर्मिनल मोरेन। होता है ना कि रेलवे टर्मिनल होता है जहां से अब ट्रेन आगे नहीं जाती है, उसके मतलब वहीं जाके रुक जाती है, तो ये टर्मिनल है, यहाँ से आगे ग्लेशियर नहीं जाता, ये डिपॉजिट यहीं पे छोड़ देता है लाके। तो ये हो गया अपना लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन और मीडियल मोरेन, ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं। एस्कर्स, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है समर में, मतलब गर्मी के टाइम में जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो जो आइस होती है उसके नीचे वाटर शीप करती है, मतलब ये आइस शीट है, इसके नीचे पानी रिसता है, सीप करके नीचे की तरफ जाता है। अब ये नीचे की तरफ जाता है तो जो मटेरियल कटा होता है नीचे, ग्लेशियर अपने साथ काट के लेके आया होता है, ये इसमें बह के कुछ आगे की तरफ, आगे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है, कुछ डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ये। तो जब ये डिपॉजिट हो जाता है, और अगर मान लेते हैं कि ग्लेशियर पूरी तरीके से मेल्ट डाउन हो गया, है ना, ये ग्लेशियर पूरी तरीके से मेल्ट डाउन हो गया, तो जो आइस शीट तो खत्म हो गई। अब ये जो डिपॉजिट होते हैं ना वो क्लियरली एकदम दिखने लगते हैं, अपीयर हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं, इन्हीं को कहते हैं एस्कर्स, एस्कर्स। तो यहाँ पे कभी ग्लेशियर रहा होगा, ग्लेशियर यहाँ पे, ग्लेशियर यहाँ पे रहा होगा, तो ग्लेशियर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो जब आइस शीट पूरी होगी, ये बर्फ से जब पूरा ढका होगा, ये ऐसे मान लेते हैं कि ये बर्फ की चादर है, जब ये ढका होगा और जब ये मेल्ट
होना शुरू हुआ होगा तो क्या होगा कि यहाँ की जो वाटर है वो नीचे की तरफ, नीचे से होके ये शीप कर रही होगी, ये जा रही होगी। तो अपने साथ जो मटेरियल इसमें जो घुल जाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो ये ऐसे ऐसे जाने लगते हैं, ऐसे ऐसे। जब ये ग्लेशियर पूरी तरीके से उठ जाता है तो वो जो डिपॉजिट होते हैं ना मटेरियल, जो वाटर के साथ गए होते हैं, वो जो डिपॉजिट होते हैं पूरा क्लियर दिखने लगते हैं। ये ये सब एस्कर्स ये दिखने लगते हैं जब यहाँ का ग्लेशियर हट जाएगा। तो ये होते हैं एस्कर्स, ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन क्या होते हैं? ये ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स होते हैं। इसमें एलुवियल फैंस भी होते हैं और इसमें कुछ थोड़ा सैंड भी हो सकता है, कुछ कंकड़ भी हो सकते हैं, कंकड़ कंकड़ भी हो सकते हैं। तो ये आउटवॉश प्लेन कुछ ये मान लेते हैं कि माउंटेन से ये आया ग्लेशियर, ये माउंटेन है तो उसके फुटहिल में, माउंटेन के फुटहिल में ये सब प्लेन बनाते हैं। ये होता है आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन होता है ये मोरेन्स हो गए, ये मोरेन्स। ड्रमलिन्स क्या होती हैं? ड्रमलिन्स होती है कि जैसे ग्लेशियर ऐसे नीचे आया, ग्लेशियर ग्लेशियर ऐसे नीचे आया तो अपने साथ नीचे मटेरियल कुछ लेके आता है, घसीट के लाता है, घसीट के। और ये जब ग्लेशियर बहुत नीचे तक आ जाता है, नीचे तक लेके बहुत अच्छे से घसीट के लेके आता है तो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल हो जाता है इसके साथ। और जब ये ग्लेशियर जब रिट्रीट करता है, मतलब ये जब ग्लेशियर खत्म हो जाता है यहाँ से, तो एक ऐसा कुछ फीचर बन जाता है, कुछ ऐसा फीचर बन जाता है। ग्लेशियर मूव कर रहा है ऐसे, मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है ग्लेशियर, पहाड़ी इधर की तरफ, इधर से आया ग्लेशियर, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये कुछ डिपॉजिट ऐसे हो जाती है। ये होता है ओवल शेप्ड, मतलब अंडे के शेप की तरह होता है, ये ओवल शेप्ड होती है। इसमें मेनली ग्लेशियल टिल जो मटेरियल काट के लाता है ग्लेशियर, वो ग्रेवल, कुछ थोड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं उसमें, राउंड शेप, सैंड भी होता है उसमें। और ये पैरेलल बनते हैं, पैरेलल मतलब ये ग्लेशियर अगर इधर मूव कर रहा है तो इनका ओरिएंटेशन भी एकदम इसी के पैरेलल होगा। ऐसा नहीं होगा कि ड्रमलिन कुछ ऐसा बना है और ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा है तो ड्रमलिन ऐसा ही बनेगा। तो ये होता है ड्रमलिन। अब ये जब ग्लेशियर ग्लेशियर हट जाएगा तो यहाँ पे क्लियरली दिखने लगता है ड्रमलिन। ये है ना ड्रमलिन, ये पहाड़ी से इधर ग्लेशियर आ रहा होगा, ये इधर वाला चौड़ा होता है, ये इधर वाला पतला होता है। मतलब जिधर से ग्लेशियर आता है वो वाला हिस्सा चौड़ा होता है, ये ब्लंट, और ये थोड़ा सा टेल होता है, ये पतला होता है। तो ये होता है ड्रमलिन। ये एस्कर, यहाँ पे ग्लेशियर जब रिट्रीट कर गया है, ग्लेशियर जब चला गया है इधर, ये तब की बात हो रही है। ड्रमलिन तब दिखेंगे, एस्कर तब दिखेंगे, मोरेन्स भी तभी दिखेंगे। ये केटल, कुछ यहाँ पे लेक्स होती है, केटल लेक होती है छोटी छोटी। तो ये हो गया आउट वॉश प्लेन, इधर से आया। एस्कर्स, ये रिब्स टाइप की बनी है ना ये एस्कर्स। ये ड्रमलिन हो गया, इधर से ग्लेशियर आया होगा, ड्रमलिन, ग्लेशियर से इधर से आया होगा, एस्कर हो गए। टर्मिनल मोरेन, ये आउट वॉश प्लेन इधर भी है, आउट आउट वॉश प्लेन इधर भी है। तो ये सब होती हैं, ये सारी होती हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो आज दोस्तों हमने देखा ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर के कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स। तो आज का लेक्चर यही तक। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि विंड और ओशन वेव्स कैसे डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। तो आज का लेक्चर दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।